आखिर क्यों हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ही क्यों दिखाते हैं? इसको रट्टा मारना है या इसके पीछे कोई कंसेप्ट छुपा हुआ है, क्या आपको पता है? और आखिर कैसे ग्रॉस प्रॉफिट को ये बढ़ाता और घटाता है, और कंपनीज कैसे इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके ना अपना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा देती है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। और ये सेल्स को भी हमने इसमें क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा ट्रेडिंग अकाउंट में, आज आपको इसका भी आंसर मिलने जा रहा है, वो भी विद एग्जाम्पल। और यहां तक कि हम ये भी देखेंगे कि अगर ग्रॉस लॉस होता है कंपनी को तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह का दिखेगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसे हम कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल जो बहुत मेन होने वाले हैं आपके क्लोजिंग स्टॉक को समझने के लिए, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ कैसे जाता है, और अगर हम ग्रॉस ये क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा गिर कैसे जाता है भाई। यही सारे सवालों के जवाब और कंपैरिजन इनका मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में, जहां पे हम मिलकर इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं, और इस दुनिया का नाम है कॉन्सेप्ट्रा। तो सेल्स का सीधा सीधा है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्यों? ये एक तरह की अर्निंग है आपकी, अकाउंट्स में इसको अर्निंग कहते हैं। और सेल का जो बैलेंस ही होता है अकाउंटिंग में वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में शो किया है। ये आपने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा भी होगा, क्योंकि सेल का क्रेडिट बैलेंस इनकम होता है, ये आपकी इनकम ही है। ये आपकी ना कैपिटल को इंक्रीज करती है। ये जो सेल है ना, कैपिटल मतलब पैसे को इंक्रीज कर रही है कंपनी के अंदर, ये कैपिटल को इंक्रीज करती है आपकी। और कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो इसलिए ना सेल्स का मतलब पैसा कंपनी में आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए जो ये आ रही है, ये इनकम बढ़ा रही है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपके लिए इतना ही समझना बहुत है, सफिशेंट है अभी के लिए। और अब हम चलते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक पे। सेल्स आप याद रख लेना, ये पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, वो मत लगाना रियल अकाउंट का रूल जो जनरल एंट्री से पड़ा है, ठीक? कहीं कुछ भी लगा दो अभी। वैसे कैश आ रहा है आप लगा भी सकते हो, है ना, और फिर डेबिट वट कम सिन कर दोगे, वो सब मत करना यार, डेबिट वट कम सिन मत करना अभी यहाँ पे। ये सेल जो है इनकम है, ठीक है, इसका कैपिटल बढ़ा रही है कंपनी के अंदर, क्रेडिट बैलेंस होता है, कहीं कुछ भी सोचो दिमाग में। चलो हम चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे, कहीं इधर उधर मत सोचो ज़्यादा। चलो अब हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये क्रेडिट साइड पे इसलिए आता है क्योंकि ये आपका इनडायरेक्टली प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। अब कैसे करता है, अब देखते हैं एग्जांपल। पहले ना हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ कि इसके साथ क्या होगा, अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा। एग्जांपल्स वाले पोर्शन पे चलते हैं भाई। अब तो पहला एग्जांपल है ग्रॉस लॉस का। अब मान लो मैंने देखो आपको सब बताया मीनिंग। ओपनिंग स्टॉक आपका है 30,000 आ गया, मतलब पिछले साल जितनी वैल्यू का माल बचा होगा ना, वो इस साल ओपनिंग स्टॉक बच गया, इतना ही है। और वो वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, वैल्यू कैसे डिसाइड होगी भाई, उस वैल्यू में सब कुछ आएगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अभी आप इतना समझो, ये 30,000 कहाँ से आया, क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल का, इतनी वैल्यू का था, इतने रुपए का था, मतलब वैल्यू से मेरा मतलब है इस साल ओपनिंग स्टॉक बन गया। परचेजेस, इस साल हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ये रॉ मटेरियल है, इस साल हमने रॉ मटेरियल खरीदा 90,000 का, ये वो चीज़ है यहाँ पे। वेजेस मैंने आपको बताया, वेज इन द प्रोडक्शन यूनिट, जो पैसे लेबर को दिए गए होंगे ये वो हैं, ये लेबर 20,000 वेजेस कहेंगे, क्यों, विद इन द प्रोडक्शन यूनिट सैलरी दी जा रही है इनको। सेल आपने कर दी 70,000 की सेल करी, मतलब 70,000 का माल बेचा। पहले आप टर्मिनोलॉजियों को समझो, 70,000 का माल बेचा, ठीक है, इतने का क्लोजिंग स्टॉक। इस साल इतने रुपए का माल जो है वो बच गया कंपनी के अंदर, कंपनी में है, इसका मतलब वो है, ठीक। अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल 20,000 का बचा है ना, अगले साल ये 20,000 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा।
अब मैं आपको पहले ये बताने वाला हूँ कि ये ओपनिंग स्टॉक की जो 30,000 की वैल्यू आई ना, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। कहने का मतलब क्या है मेरे समझना, कहने का मतलब समझना ये जो 30,000 की वैल्यू का ओपनिंग स्टॉक है आपका, अभी देखो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पे कैसे पहुंचे यहाँ पे, पहले ये समझो। ओपनिंग स्टॉक तो चलो पता लग गया आपको, परचेजेस 90,000 के थे, इतने का रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये तो एसेट है आपका, ये जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है जो बचा होगा 30,000 फाइनल प्रोडक्ट है बना हुआ, उसकी वैल्यू है ये। अब उसको बनाने में हमारे पैसे भी तो लगे ना भाई, सैलरी दी, वेजेस दिए, मतलब वेजेस कहेंगे हम जब लेबर को दिए, 20,000 लगे, ये रॉ मटेरियल भी लगा था, ठीक। और ये ओपनिंग स्टॉक तो हमारा था ही, ये जो फाइनल प्रोडक्ट था ही। अब क्लोजिंग स्टॉक इतनी वैल्यू का रह गया 20,000 की वैल्यू का। इसके अंदर अब ये सारे देखो खुद ही इंक्लूड हो गए ना, कि भाई हमने तो पैसे भी दिए लेबर को, उसने क्या किया, हमारे जो कॉस्ट थी ना प्रोडक्ट बनाने की वो बढ़ा दी, कॉस्ट बढ़ गई आपकी, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक में आपकी कॉस्ट वही है, सिर्फ इसमें रॉ मटेरियल, इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आएगा आपका, इसमें आपके परचेजेस भी हैं, ठीक है, इसमें आपके वेजेस भी हैं। ये सारे मिलके ही डिसाइड करते हैं ये वैल्यू को। आपके सामने ही है सब कुछ, थोड़ा दिमाग से सोचोगे आपको पता लग जाएगा। ये सिर्फ 20,000 ये मत करना कि रॉ मटेरियल आया वही बच गया रॉ मटेरियल, ये वही है, नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट है भाई, ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका, कंप्लीटेड है। उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी लेबर को भी हमने पैसे दिए, उसने भी कॉस्ट इंक्रीज़ करी, रॉ मटेरियल मंगाया उसने भी कॉस्ट इंक्रीज़ करी, ठीक। ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास फाइनल था ही। ये है, इससे हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है और यही ओपनिंग स्टॉक बनती है, हर साल अगले आगे शिफ्ट होती रहती है। ये है इसका रियल मीनिंग। एक तो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी कि ये वैल्यू डिसाइड कैसे होती है क्लोजिंग स्टॉक की। इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, हम परचेजेस और वेजेस की भी वैल्यू का इंक्लूड मतलब करते हैं। तो अब क्रॉस लॉस वाला एग्जांपल मैंने आपको सारा मीनिंग बता दिया। ओपनिंग स्टॉक 30, परचेजेस 90, वेजेस 20,000, ये कितना हुआ, ये 1,40,000 की वैल्यू हो गई। ये हमारी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, सारी की सारी। अब क्या होगा, क्या हमने इतने का माल बेचा, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गई ना, कितने के गुड्स हमारे पास कितनी वैल्यू के अब हैं। पर जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया 20,000, 1,40,000 में से, ये तो बिका ही नहीं ना, 20,000 का माल तो जब बिका ही नहीं तो आप उसको मान कैसे सकते हो, अभी हम उसको इंक्लूड कैसे कर लें। मेरा कहने का मतलब क्या है, 1,40,000 का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स है हमारे पास, अब इसमें से ना 20,000 माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, ये आ गया 1,20,000 रुपये। ये है क्या, इतनी वैल्यू के गुड्स थे जो हमने सेल किए, ये मैं निकालने चाह रहा था, यहाँ मुझे पहुँचना था। ये इतनी वैल्यू के गुड्स हमने सेल किए, ये हिंदी में लिख देता हूँ, ये इतनी वैल्यू के गुड्स सेल किए, ना कि 1,40,000 के। तो इतनी वैल्यू के गुड्स जब हमने सेल कर दिए, ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इंग्लिश में वही मीनिंग हुआ ना, इतनी वैल्यू के गुड्स सेल किए, ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ना कि ये है 1,00,000, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स है। इतनी वैल्यू के गुड्स हमारे पास पड़े हैं और इसमें से जब हम ओपनिंग, ये सारे में से जब ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तब आएंगे कि हमने कितने वैल्यू के गुड्स बेचे, कितने रुपए के गुड्स बेचे। जब मैं वैल्यू कहूँ तो समझ आना, इतने रुपए के गुड्स बेचे। ये हमारा COGS कहलाता है, ऐसे आता है हमारा COGS। फॉर्मूला भी बना लो अगर बनाना है, वैसे कंसेप्चुअली चलो, इनको प्लस करके माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक में से,
ये आ गया आपका COGS। ठीक, अब हमारे पास COGS कितना आ गया, 1,20,000 आ गया आपका COGS। अब क्या होगा, इतनी वैल्यू के तो हमने गुड्स बेच दिए, नाम से ये तभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल 70,000, सेल आपकी 70,000 में करे आपने। ये जितने वैल्यू के गुड्स थे, कितने वैल्यू के गुड्स थे, 1,20,000 की वैल्यू के गुड्स थे। इतने रुपए के गुड्स थे हमारी, सारा कुछ मिला के, जो हमारा लेबर का चार्ज लगा, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल का लगा, ओपनिंग स्टॉक था, और हमने उसको, ये इतनी वैल्यू के गुड्स थे भाई, 1,20,000 इसकी वैल्यू थी, और सेल कर दिए हमने 70,000 में। ये सेल है भाई, हमने तो 50,000 के लॉस पे सेल कर दिए। वही तो आया है ये ग्रॉस लॉस। समझे आप? एक बार मैं रब करके फिर से समझा देता हूँ सारा, गोच पोच हो गया कुछ ज़्यादा ही। पर आप एक चीज़ समझना, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलते हैं। ये जो तीन थे ना, ये जो तीन है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस प्लस वेजिस, इसने हमारी वैल्यू इंक्रीज कर दी प्रोडक्शन की। मतलब गुड, वो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था ना, उसको बनाने की इन तीनों ने कॉस्ट इंक्रीज कर दी। इन्होंने कॉस्ट ही इंक्रीज कर दी इन तीनों ने मिला के। ये हैं तीन हमारे दुष्ट लोग। तो ये तो हमारे पास आ गया 1,40,000, ये वैल्यू है हमारे पास गुड्स की जो पड़ी है। पर हमने जब क्लोजिंग स्टॉक देखा, हमारे पास आखिरी में माल बच गया सिर्फ 20,000 का। 20,000 का माल तो बच गया, मतलब हमने तो भाई 1,20,000 का माल ही बेचा है। ये दोनों को, इन तीनों में से माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके ये आपके पास चीज़ आ जाएगी कि 1,40,000 रुपये के वैल्यू के जो हमारे पास गुड्स पड़े थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हमारी थी, वो हमने पूरी थोड़ी ना बेची, हमने तो सिर्फ 1,20,000 के माल बेचे। वो हमको कैसे पता लगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी 20,000 रुपये बचा हुआ था। अब भाई हमने ये माल 70,000 में बेच दिया। अब आप ही बताओ, ये 1,20,000 का माल हमने 70,000 में बेच दिया, तो भाई हमारा तो लॉस होगा ना 50,000 रुपये का। वही चीज़ है ग्रॉस लॉस। और ये क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, अब यहाँ पे ये ना बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है ये यहाँ पे, क्योंकि 90,000 ही बन रहा है ना, ये यहाँ पे 90,000 ही बन रहा है। जब उसमें 90,000 में हम 50,000 का ये लॉस प्लस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा है ग्रॉस लॉस एक तरह का, ये डेबिट बैलेंस है। पीएनएल में डेबिट साइड लिखा जाएगा, जब ये आगे पीएनएल स्टेटमेंट आप देखोगे ना, वो डेबिट साइड आएगा ये ग्रॉस लॉस। ठीक, अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट का एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखना ग्रॉस प्रॉफिट का एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब थोड़ा यहाँ पे जल्दी चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 20,000 रुपये है, हमने रॉ मटेरियल 80,000 का मंगवाया, लेबर को हमने वेजेस दिए 10,000 के। ठीक, कितना हो गया ये 80,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 1,10,000 हो गया। ये तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं। इतनी वैल्यू के हमारे पास गुड्स पड़े हैं 1,00,000, ये क्या 8 9 10, 1,10,000, इतनी वैल्यू के हमारे पास ये गुड्स पड़े हैं। अब हमने क्या किया, कितने गुड्स, कितने रुपए के गुड्स जो वैल्यू थी, हमने कितने वैल्यू के गुड्स बेचे, हमने कितनी वैल्यू के गुड्स बेचे। 30,000 के अभी भी फैक्ट्री में पड़े ही हैं। 1,10,000 की वैल्यू थी, उसमें से 30,000 के तो अभी भी फैक्ट्री में पड़े हैं, जो कि आपका है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने असल में कितने के बेचे, 80,000। मतलब इतनी वैल्यू के जो हमारे गुड्स थे ये हमने बेचे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इतनी वैल्यू के गुड्स हमने बेचे, इंग्लिश में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हिंदी में इतनी वैल्यू के गुड्स हमने बेचे। 80,000 कितने में बेचे, 1.5 लाख रुपये में बेच दिए। 80,000 के गुड्स आपने 1.5 लाख में बेचे हैं, ये सेल प्राइस है इनका, ये है आपका COGS, इतने के बेचे। भाई आपने तो 70,000 के प्रॉफिट पे माल बेच दिया।
कैसे पता लगा? मैंने माइनस किया ना, 80,000 का माल आपने 1.5 लाख रुपये में बेच दिया, आपको 70,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक, आपको 70,000 का प्रॉफिट हुआ। ये साइड बड़ी थी, ठीक, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी थी 70,000 रुपीज़, इसलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे डिनोट किया है लेफ्ट साइड, इस पूरे बैलेंस को, इस पूरी वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि ये तो 1,10,000 थी, अब 70,000 इसमें ऐड कर दी, 180 होगी, यहाँ का टोटल तो 180 था ही, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट को। पर ये आगे जब शिफ्ट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट एक क्रेडिट बैलेंस होता है, आपका पैसा बढ़ा रहा है, कैपिटल को बढ़ा रहा है आपकी, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। आगे जब पीएनएल पढ़ोगे ना आप स्टेटमेंट, इसके बाद का पार्ट वो है। और वो जो मैंने इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए थे ना, रेंट वगैरह के, वो भी वहीं पीएनएल स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं, रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है। और कोई भी एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी वगैरह आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट, वो सब पीएनएल का पार्ट है, इसमें हम ये सब इंक्लूड नहीं करते, मैं बताना भूल गया था। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया हो। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेन चीज़ है, इसके बाद क्लोज करेंगे इसको, 2 एग्जांपल रह गए। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों आता है, मैंने आपको बताया, ये इनडायरेक्टली प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है ये प्रॉफिट को इंक्रीज़, अब हम देखेंगे। देखो क्लोजिंग, ये नाम से ही है, क्लोजिंग स्टॉक को हमने इंक्लूड किया है इसमें, ठीक। अभी ये आप प्लस करोगे, 1,10,000 हुआ था ना, ये हम कर चुके हैं, इसका एडिशन 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड कर दिया था हमने, वही ऊपर वाला एग्जांपल, तब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था 70,000, ठीक। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते, यहाँ पे देखो है ही नहीं, कहाँ गया? क्लोजिंग स्टॉक को मैंने इग्नोर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया हमने, ठीक है, इग्नोर कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, जब हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या आई? 8, 9, 10, 11, 1,10,000 रुपये आई। इतने वैल्यू के हमारे पास गुड्स पड़े हैं। अब भाई क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका? यही है हमारा COGS, यही है हमारा COGS। इतनी वैल्यू के हमने गुड्स बेच दिए, क्यों? कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, मतलब हमने 1,10,000 रुपये की वैल्यू के ही तो गुड्स बेचे, इतने के मतलब बेच दिए हमने पूरे, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स तो मैंने लिखी थी, इतनी वैल्यू के गुड्स थे आपके पास, ये बेचे कितने में हमने? ये 1.5 लाख रुपये में बेचे, 1.5 लाख रुपये में बेचे आपने। 1,10,000 की वैल्यू के गुड्स आपने 1.5 लाख रुपये में सेल किए, आपको 40,000 का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ। अगर हमने ऊपर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड किया था 30,000 रुपीज़, तब तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 था। ग्रॉस प्रॉफिट तब ज़्यादा था जब क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक आपने इंक्लूड किया था। क्या हो रहा है? विद क्लोजिंग स्टॉक आपका प्रॉफिट 80,000 आ रहा है, गलत बोल दिया। विद क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके गुड्स, और ये जो वैल्यू थी ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि 30,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। तो जो हमने गुड्स बेचे उनकी वैल्यू कितने की थी? 80,000 रुपये की थी, इसलिए 70,000 का प्रॉफिट हुआ था आपको। अब COGS ही बढ़ गया। इंडायरेक्टली क्या हुआ, जब हमने क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर किया, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट ही बढ़ गई, 30,000 रुपये बढ़ गई सीधा, यहाँ 80 थी, यहाँ 1,10,000 से 30,000 बढ़ गई। उससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट ही रिड्यूस हो गया, हमारा प्रॉफिट ही रिड्यूस हो गया। तो ये क्या करता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इसलिए ज़्यादा, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक कम, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम। कंपनियां क्या करती हैं मैन्युपुलेशन करने के लिए, बहुत क्लोजिंग स्टॉक को ना बढ़ावा दिखा देंगी, जिससे क्या होगा, आपका ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना आपकी, ये कर जाती है डिक्रीज़, सेल तो उतनी ही रहती है। फिर जब हम सेल में से COGS माइनस करते हैं, प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे COGS की वैल्यू कम आई, क्यों? क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट आपका बढ़ गया। जब आपको ने ऑपरेटिंग ये क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया,
तो आपके गुड्स की प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ गई, आपका खर्चा बढ़ गया उनको प्रोड्यूस करने का। जब खर्चा किसी चीज़ का प्रोड्यूस करने का बढ़ जाए और सेल उतने ही रुपए की थी, 1.5 लाख रुपए की, तो भाई आपका प्रॉफिट कर जाएगा डिक्रीज़। इसलिए यहाँ पे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कर क्या रहा है, ये ना हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देता है। अगर मैं यहीं पे आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये 30,000 का मैं आपको 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक मैंने मैन्युपुलेशन से कंपनी में दिखा दिया, हुआ क्या, ये 1,10,000 रुपये की तो इतने की वैल्यू थी गुड्स की, ठीक है, 8, 9, 10, ये हो गया 1,10,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स थी। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक 70 कर दिया, मतलब क्या हुआ, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे इसका मतलब 40,000 का ही मैंने माल बेचा, COGS तो मेरा 40,000 ही आया। कितने में बेच दिया, वो 1.5 लाख रुपए में बेच दिया मैंने, 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो देखो आप क्या हुआ, 6, 5, 11, 1,10,000 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट आ गया ना, 1,10,000 रुपये का ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देखो प्रॉफिट और बढ़ गया, अभी 70 था, अभी 1,10,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को जैसे जैसे बढ़ाता रहूँगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक देखो इम्पैक्ट कर रहा है ना हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये बढ़ा देता है, कैपिटल ही बढ़ा देता है। तो ऐसे मैनिपुलेशन भी चलती है। तो मैंने आपको पूरा ये इन डेप्थ कवर किया है, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को समझाने में या खुद समझने में। और रेयरली किसी ने इतना डेप्थ में आपको समझाया होगा, आपको भी पता है, आपने भी और वीडियोस देखी होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो कर दो यार, क्यों नहीं करते हो, शेयर भी कर दो, लाइक भी ठोक दो। मिलते हैं हम इसके बाद अपने अगले कॉन्सेप्ट में, P&L स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हमारे हैं, ये आउटसाइड द प्रोडक्शन यूनिट कहीं पे हमारा ऑफिस है, वहाँ जो एक्सपेंसेस है वो सब उसी में आते हैं। चलो अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, टाटा एंड बाय बाय। बहुत लंबा लेक्चर हो गया यार, चलो मिलते हैं अगली बार।